अस्सलाम वालेकुम। ADU 303 फाइनल टर्म शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। स्टूडेंट, मैं एक वीडियो में जस्ट एक लेक्चर कवर करवाऊंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को क्लियर कर सकें। और मुझे जल्दी नहीं है, इसलिए आपको भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। वैसे भी इसके नोट्स काफ़ी शॉर्ट हैं, 70 पेज से स्टार्ट हो रहे हैं और 154 तक एंड हो जाएंगे। तो आप 2 घंटे में ही सारे है नोट्स को रीडिंग दे सकते हैं पेपर से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इमोशंस का। इमोशंस का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में पहले आपको समझाती हूँ, फिर आप इसकी तरफ आएंगे, नोट्स की तरफ। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना, वो फीलिंग्स होती हैं। बस आपने इतना याद रखना है। और ये फीलिंग्स कब आती हैं? जब कुछ स्पेशल होता है या कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, तब ये फीलिंग्स अपीयर होती हैं। और फीलिंग्स हेल्प अस टू रिएक्ट क्विकली इन द डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्नेक को देखते हैं तो हमें फेयर फील होता है, ठीक है। और अगर हम गुड रिजल्ट्स को कि गेट करते हैं तो हमें हैप्पी फील करते हैं और उसके उसके नतीजे में स्माइल भी करते हैं या फिर इवन लाफ भी करते हैं। तो ये सारी इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशंस आप बस ये याद रखें, इमोशंस फीलिंग्स हैं, ठीक है। सीधा सीधा डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कुछ सिनेरियोज आपको गिवन होंगे और उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इमोशंस हैं या नहीं है। अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? इमोशंस आर साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का मैंने पहले भी बताया था कि इसका ताल्लुक ब्रेन से होता है और साइकोलॉजिकल का ताल्लुक भी ब्रेन से होता है, ठीक है। That involves the rapid appraisal of a situation that have a personal significance. They energize a behavior and prepare the individual for the actions and come with the facial expressions. सबसे पहले ब्रेन से स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारा बिहेवियर चेंज होगा जो लीड कर जाएगा नेक्स्ट के एक्शन। क्या करना है हमने? एक्शन में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। और अगर हम फियर फील कर रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने हैंड्स को कि स्ट्रेच कर लें या फिर स्क्वीज कर लें, या जैसे छोटे बच्चे कर लेते हैं, डर के सहम जाते हैं, या फिर हैप्पीनेस के अंदर भी हम उछलना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सारे के एक्शंस होंगे और फेशियल एक्सप्रेशन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इमोशंस का आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे फंक्शंस ऑफ इमोशंस क्या होते हैं? पहले तो कितनी इसकी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। एक कॉग्निशन है, एक सोशल है और एक हेल्थ है, ठीक है। अब उसको फर्दर देख लेते हैं कि कॉग्निशन किस चीज़ में होगा कि लीड टू द लर्निंग, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड कैन इम्पेयर द लर्निंग। सोशल के अंदर चीज़ें आएंगी, अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, रेगुलेट द वंस ऑन बिहेवियर। और हेल्थ का इन्फ्लुएंस द वेल बीइंग, ग्रोथ एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू डिजीज। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर बीमार भी हो जाता है इंसान, तो ये हेल्थ का हिस्से है। ये फंक्शंस थे इमोशंस के, 3 हैं। कॉग्निशन है, सोशल है और हेल्थ है, और फिर फर्दर उसकी डिटेल भी गिवन है। अब देखिए, अपीयरेंस ऑफ इमोशंस क्या होता है? ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। इमोशंस तो फीलिंग्स हो गई ना, अब फीलिंग्स को हमने जाहिर कैसे करना है, ये अपीयरेंस बेसिकली होता है। जैसे कि हैप्पीनेस और एंगर, सैडनेस या फियर, इन चीज़ों को हमने एक्सप्रेस कैसे करना है। हैप्पीनेस पे स्माइल आ जाता है, एग्जिस्ट फ्रॉम द बर्थ। ये ऑप्शन अराइज हो सकता है कि जो स्माइल होती है ना, वो बर्थ से ही अराइज हो जाती है, एग्जिस्ट करती है। जो सोशल स्माइल होती है वो 6 to 10 वीक्स तक आती है, और जो लाफ होता है वो 3 to 4 मंथ तक आता है किड्स के अंदर, बेबीज के अंदर। एंगर जो है जेनेटिक डिस्ट्रेस होता है फ्रॉम द बर्थ, ये भी बर्थ से। एंगर जो होता है वो 4 to 6 मंथ होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। और जो सैडनेस है, लेस कॉमन देन एंगर, एंगर से थोड़ा सा कम है सैडनेस। ऑफन अ रिस्पॉन्स टू अ डिस्ट्रप्शन इन द केयर गिवर्स इन्फेंट्स कम्युनिकेशन, ठीक है। और फेयर को देखिए, फेयर जो होता है ना, फर्स्ट फेयर जो 6 to 12 मंथ तक होता है, और जो स्ट्रेंजर एंड एंग्जाइटी होता है वो 8 to 12 मंथ्स तक होता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो ये वाली है, ठीक है। आपने पॉइंट्स इनके जो टाइम पीरियड है वो आपने याद रखना है। और अपीयरेंस ऑफ इमोशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? 4 है, हैप्पीनेस है, एंगर है, और उसके बाद सैडनेस है और फियर है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिवर्सल इमोशंस क्या होते हैं? कि ये इसकी जो पूरी दुनिया में कि यूनिवर्सल इमोशंस कहलाते हैं, जो हर बच्चा और कि जो भी इस कायनात के अंदर बेबी है, वो इन इमोशन से पास आउट होता है। तो वो 6 हैं उसकी टाइप्स। कौन कौन सी है? एक तो है हैप्पीनेस, एंगर, सैड, फियर, डिस्गस्ट और सरप्राइज। इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, और ये इसकी टाइप्स है 6, ये भी आपने याद रखना है। अब अर्ली चाइल्डहुड फियर्स क्या होता है? जैसे कि बच्चा भी छोटा होता है तो उसके अंदर फियर वाली टाइप्स आपने बतानी है, जैसे इमेजिनिंग द मॉन्स्टर्स, घोस्ट, या बीइंग अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। किसी बच्चे के साथ अगर हम बैठ के कोई
हॉरर मूवी देख लेते हैं या कोई ड्रामा देख लेते हैं तो वो उसका जो इम्पैक्ट होगा ना काफ़ी देर तक उसके माइंड में रह जाएगा, और फिर जैसा उस तरह की कोई सिचुएशन फिर से आएगी तो वो उसके अंदर फियर मतलब कि अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे शेम हो गया, गिल्ट हो गया, एम्बेरसमेंट और प्राइड और एनवी, ये इसकी टाइप्स होती हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। और मतलब सेल्फ कॉन्शियस का मतलब ये कि हम इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, शेम गिल्ट, और ये अंदर से होता है, इंटरनल होता है, ये बाहर से नहीं आता। डेवलपमेंट ऑफ द इमोशन, सेल्फ रेगुलेशन, अब ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी पॉइंट्स है, एक तो इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है और मिडिल चाइल्डहुड एडोलसेंस है। अब इन्फेंसी के अंदर कौन सा पीरियड आता है, डिवेलप्स ओवर द फर्स्ट ईयर व्हेन द ब्रेन डिवेलप्स, और केयर गिवर्स इंपॉर्टेंट, इसमें इस पीरियड के अंदर इन्फेंसी मतलब बच्चा जो पैदा होता है ना उसकी जो उस वक्त केयर कर रहा होता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो मतलब कि अगर नहीं होता तो हो सकता है कि बच्चा खाना पीना भी छोड़ दे, इतना भी मतलब कि उसके ऊपर असर पड़ सकता है। इन्फेंसी का ये जो पीरियड होता है अबाउट 1 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड लर्न स्ट्रेटजीज फॉर द सेल्फ रेगुलेशन, पर्सनैलिटी अफेक्ट द एबिलिटी एंड फियर्स कॉमन। और जो मिडिल चाइल्डहुड है मतलब एडोलसेंस भी इसको बोलते हैं, रैपिड गेन्स होता है इसके अंदर, और फियर्स शेप्ड बाय द कल्चर एंड कॉपिंग द स्किल्स लीड टू द इमोशनल सेल्फ एफिकेसी। अब जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज हैं और ये जो हमारे पास प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉपिंग और इमोशन सेंटर्ड कॉपिंग, इसको हम इधर जीपीटी से देखते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए जो प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉपिंग होती है ना, ये सिंपल, दिस इज व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली, सीधी सीधी हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने शुरू हो जाते हैं ना तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉपिंग होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यू फेल्ड इन अ टेस्ट, अब टेस्ट में फेल हो गए हैं तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम थोड़ा सा हार्डर स्टडी करेंगे, आस्क द टीचर्स फॉर द हेल्प, दिस इज अ प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉपिंग। दूसरी चीज़ देखिए, जो इमोशन सेंटर्ड होती है ना, इसमें इमोशंस मतलब कि शामिल होते हैं, जैसे कि दिस इज़ व्हेन वी ट्राई टू फील द बेटर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय बस हम बेहतर फील करना, जैसे हमारा कोई पेट एनिमल मतलब कि गुम हो गया है तो हम उसको, हमें पता है कि अब वो वापस नहीं आ सकता, तो उसकी बजाय हम मतलब कि अम्मी के पास जाके रोना शुरू कर दें, मतलब कि या फिर कुछ और ऑल्टरनेट करना शुरू कर दें, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ना करें, तो ये हमारे पास आएगा कि इमोशन सेंटर्ड कॉपिंग। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताया कि यू लॉस्ट अ पेट, यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, सो यू टॉक समवन और क्राई फील बेटर, दिस इज अ इमोशन सेंटर्ड कॉपिंग। समझ आ गई इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, यही चीज़ इसमें आती है। अच्छा, आपने बस हैंडआउट्स को मतलब स्टिकी नहीं हो जाना कि बस हैंडआउट्स में जो है बस वही कर ले। मिड टर्म का आपने पेपर दिया होगा ना, आपको अंदाज़ा हो गया होगा पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है, आपने बस ये टॉपिक्स, ये पॉइंट्स, ये आपने माइंड में रखने हैं, इसके अंदर क्या लिखना है वो आप अलग से जाके सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी से समझ आ जाए। अब इमोशनल डिस्प्ले रूल्स क्या होते हैं और अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। ये देखें, इमोशनल डिस्प्ले रूल्स को अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें, दीज आर द रूल्स वी लर्न अबाउट व्हेन एंड हाउ टू शो द इमोशंस, मतलब कब और कहाँ पे हमने इमोशंस को जाहिर करना है, डिस्प्ले करवाना है, कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में हमें गुस्सा आ रहा है तो हम वहाँ पे गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं अपने फेस को, कि जाहिर नहीं होने देते कि हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आती है कि इमोशनल डिस्प्ले रूल्स के अंदर, जैसे स्टे काम, दैट द फॉलोइंग द इमोशनल डिस्प्ले रूल्स। एग्जाम्पल आपने ज़रूर लिखनी है पेपर में भी, खुद से रियल लाइफ से कोई एग्जाम्पल आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ अदर्स, अब यहाँ पे जो था इमोशनल डिस्प्ले था, अब यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस ऑफ अदर, दूसरों के इमोशंस को समझना। दिस मीन्स बीइंग एबल टू नोटिस हाउ द अदर्स फील्स बाय लुकिंग एट देयर फेस, वॉइस एंड बिहेवियर, दूसरों के मतलब फेस एक्सप्रेशंस को, उनकी वॉइस मतलब कि ज़्यादा लाउड है या फिर एंगर वाली वॉइस हमें समझ में आ जाता है, दूसरों के बिहेवियर से उनको नोटिस करना, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स होता है। Like if your friend is quiet and sad looking, you understand they may be upset, हो सकता है कि वो अपसेट है। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी, इसको देख लें, इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे स्किप हो गया, ये वाला यहीं से देखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। एज अ चिल्ड्रन एज दे जज द causes of the emotions better they can, like balance the external and internal factors, recognize the thinking and feelings are connected, consider the conflicting cues and appreciate the mixed emotions। अब जो डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी है ना, इसको अब हम देख लेते हैं, तकरीबन हम समराइज करने वाले हैं लेक्चर को।
पहले तो हमें एम्पैथी का पता होना चाहिए। एम्पैथी मीन्स फीलिंग्स व्हाट द अदर्स फील। जो स्टार्ट में हमने इमोशंस पढ़ा था वो हमारी अपनी फीलिंग्स थी। जो एम्पैथी है वो उस चीज़ को समझना कि दूसरे क्या फील करते हैं, पुटिंग योर सेल्फ इन देयर प्लेस, उनको मतलब दूसरों को अपनी जगह पे रख के देखना, समझना। न्यू बॉर्न्स क्राई व्हेन दे हेयर अदर बेबीज क्राई, मतलब जैसे छोटे बच्चे दूसरों को रोता हुआ देख ले तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं। एज ए चिल्ड्रन ग्रो एंड बिकम द सेल्फ अवेयर दे बेटर अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। In the school years, empathy improves, and teenagers can feel the empathy for the people they don't even know, like the poor or sick people. जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, उनके अंदर बड़ा जज्बा होता है, बाहर देखें कोई गरीब लोगों को तो उनके, या बीमार लोगों को, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद को उनकी जगह पे रख के देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं। इसको एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म होती है सिंपैथी, उसको हमदर्दी बोलते हैं, वो भी एम्पैथी की जैसा ही होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फिर अब हम उसको समराइज कर लेते हैं कि हमने इमोशंस को देखा, हमने उसके अलावा एम्पैथी को देखा, और इसके अलावा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। प्रॉब्लम सेंटर कॉपिंग, और मतलब ये प्रॉब्लम सेंटर का आप याद रखना कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं। जो इमोशन सेंटर होता है ना, हम प्रॉब्लम को साइड पे करके हम इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने में लग जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन के, ये आपने पॉइंट्स ये वाले भी याद रखने हैं। ये जो 6 पॉइंट थे इसके, यूनिवर्सल इमोशंस कौन कौन से, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ इमोशंस कौन कौन से होते हैं। अपीयरेंस मतलब जैसे जाहिर होना किसी चीज़ का, इमोशंस का, तो हैप्पीनेस, एंगर और सैडनेस और फियर, ये भी हो सकता है, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस ऑफ इमोशंस को लाजमी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा टॉपिक था इमोशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।